नमस्कार, देश की बात में हाजिर है। महाराष्ट्र में सियासी घमासान थम नहीं रहा है। शिवसेना से टूटकर अलग हुए एकनाथ शिंदे और बीजेपी की तो सरकार भले ही बन गई हो, लेकिन उद्धव ठाकरे हथियार डालते दिखना नहीं चाह रहे हैं। आज उन्होंने मातोश्री में बैठक की जो कई घंटे चली। उद्धव ठाकरे के लिए चिंता यह है कि उनके 19 में से कुछ सांसदों के एकनाथ शिंदे गुट के साथ जाने की चर्चा है। आज बुलाई गई बैठक में 16 लोकसभा के सांसद जो थे वो पहुंचे थे। राष्ट्रपति चुनाव के मसले पर समर्थन के मुद्दे पर चर्चा हुई है बताया जा रहा है, और हमारे सहयोगी सुनील सिंह जो लगातार वहां पर बने हुए थे उन्होंने ये जानकारी दी है कि जो ज्यादातर सांसद हैं उन्होंने कहा कि द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में देना चाहिए क्योंकि वो एक आदिवासी महिला हैं। इसलिए तो आपको बता दें ना कि विपक्ष के जो नेता यशवंत सिन्हा है, अब विधायकों के जाने के बाद सांसदों को साथ रखना बहुत बड़ी चुनौती है उद्धव ठाकरे के लिए। और दूसरी तरफ आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने विधायकों की अयोग्यता की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। और जो महाराष्ट्र में शिंदे गुट के 16 विधायकों की अयोग्यता पर फिलहाल फैसला नहीं लेंगे स्पीकर। और इस समय हमारे साथ बेहद खास मेहमान आपको बता दें शिवसेना की राज्यसभा की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रियंका, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय है उद्धव ठाकरे के लिए। आज ही बैठक हुई है, क्या आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगी? देखिए, चुनौतियां तो राजनीति का एक अहम हिस्सा है, महत्वपूर्ण हिस्सा है। और शिवसेना एक ऐसा पक्ष रहा होगा, राजनीतिक पक्ष, जिन्होंने इस तरीके की सिचुएशन पहली बार नहीं फेस की है, चार बार फेस कर चुके हैं। और उससे हर बार ऐसी सिचुएशन आई है, हम सब एक साथ लड़कर एकजुट होकर लड़ाई लड़ी है और उभरे भी है उससे, और इतिहास गवाह है उसका। रही बात आज की मीटिंग की, हमारे पार्टी पक्ष प्रमुख जो हैं वो हम सबसे रिपीटेडली संवाद कर रहे हैं कि आने वाले समय में क्या क्या चुनौतियां होंगी, कैसे हम इसको लेकर हम लोग साथ में लड़ाई लड़ेंगे। तो उसके बारे में था। तो हम सारे जो एमपीज हैं सब उनके साथ खड़े हुए हैं, एकजुट होकर खड़े हुए हैं। जो मीडिया रिपोर्ट्स आती हैं बार बार मैं सुनकर थोड़ी हंसी भी आती है कि बार बार ये कहा जाता है 14 एमपीज स्पीकर को लिखने वाले हैं, ये सब। तो ये उसका भी खंडन हो रहा है क्योंकि सब वहां पे 2 को छोड़कर वहां पे प्रेजेंट थे। बिल्कुल, लेकिन ये कहा जा रहा है, मेरे सहयोगी सुनील सिंह उन्होंने जानकारी दी कि जो राष्ट्रपति का चुनाव आने वाला है वो एक बहुत बड़ी चुनौती शिवसेना के लिए भी होगी, क्योंकि ज्यादातर जो आज सांसद थे, सुनील सिंह ने ये कहा, हमारे सहयोगी ने, उन्होंने कहा है कि भाई आप द्रौपदी मुर्मू जो हैं उनको राष्ट्रपति पद के लिए आप समर्थन करें। क्या ऐसा है? देखिए, ज्यादा मैं इस पे चर्चा नहीं करना चाहूंगी कि कुछ दिनों में आपको पता ही चल जाएगा। पर मैं ये भी जानती हूँ कि जहां तक शिवसेना है, जब प्रतिभा पाटिल जी हों, क्योंकि महाराष्ट्र की थी, महिला थी, तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथ जरूर गठबंधन था, पर हमने उससे उभर कर क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव इज नॉट अ पॉलिटिकल सपोर्ट, इट इज समथिंग फॉर द नेशन। तो हमने ये समर्थन दिया था। जब डॉक्टर प्रणब मुखर्जी थे तो डॉक्टर प्रणब मुखर्जी के लिए भी हमने अपनी पार्टी के अलायंस से ऊपर हटकर हमने ये चॉइस की थी। अब यहाँ पर हमारे सामने एक महिला हैं जो ट्राइबल कॉन्स्टिट्यूंसी से आती हैं, तो उसके बारे में जरूर चर्चा हुई है। पर वो निर्णय, फिर से मैं कहूंगी कि सारे एमपीज ने कहा निर्णय जो फाइनल होगा, वो जो पक्ष प्रमुख निर्णय लेंगे, उसी निर्णय के अनुसार हम लोग सब अपना डिसीजन लेंगे। बिल्कुल, आप सही कह रही हैं कि राजनीतिक चुनाव नहीं है, लेकिन परसेप्शन की लड़ाई है जिसमें उद्धव ठाकरे पीछे नहीं हटना चाहते। हालांकि जब ये पूरा क्राइसिस चल रहा था, 2 बार ये ऐसी स्थिति आई जब कहा, उन्होंने शायद कहने की सोच रहे थे कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, और तब मीडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार उनको शरद पवार ने बोला कि नहीं, आप इस्तीफा ना दीजिए। प्रियंका, वो भी एक बहुत क्राइसिस वाला समय था। आपसे उसके बाद पहली बार शायद बात हो रही है। बहुत मुश्किल के दौर से आप गुजरी है शिवसेना, और एक जो बड़ा विधायकों का गुट है उनकी तो सरकार बन गई है। आप क्या कहेंगे उस पर? जो ये विधायकों का गुट बना है वो भी कॉन्स्टिट्यूशनली
whether it will live up to the Supreme Court and Constitution, वो भी अभी एक डिसीजन पेंडिंग है, क्योंकि 10th शेड्यूल जो है बहुत स्पष्ट तरीके से कहता है अगर 2/3 लेजिस्लेटिव मेंबर्स चले भी जाते हैं, या तो उनके पूरे गुट को किसी और पार्टी में मर्ज करना होगा, और अगर वो गुट बने रहना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट यूनिट बने रहना चाहते हैं, तो उनको अपने पार्टी सिंबल पे रीइलेक्ट होकर आना पड़ेगा। वो शिवसेना के नहीं माने जा सकते हैं, क्योंकि शिवसेना के जो पक्ष प्रमुख हैं, लेजिस्लेटिव पार्टी और पॉलिटिकल पार्टी में अंतर होता है। पॉलिटिकल पार्टी वो निर्णय लेती है कि विलय करना चाहते हैं या इनको ब्रेक अवे फैक्शन मानेंगे, चीफ विप किसका होगा, ये सारा बिकॉज वो सुप्रीम कोर्ट के अभी दायरे में है, मैं उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहूंगी। पर हाँ, हम जैसे मैंने शुरू में भी कहा, ये लड़ाई लंबी है, ये लड़ाई जो है कॉन्स्टिट्यूशन की है, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी की है और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स की है, कि या तो हमारे जो लोग आकर वोट करते हैं इलेक्शन के समय पर, जनता आकर वोट करती है और एक सिंबल को आकर वोट करते हैं, या तो वो इलेक्टेड डेमोक्रेसी का मॉडल इस देश में चलेगा। दूसरा एक एनफोर्स डेमोक्रेसी सिस्टम चल गया है, जहां पे आप ईडी, सीबीआई, आईटी का इस्तेमाल कर या आप जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के माध्यम से पैसा कमाते हैं उस पे लुटाकर आप लोग एक एनफोर्स डेमोक्रेसी से स्टेट गवर्नमेंट्स बनाते हैं जहां जहां आपकी सरकारें नहीं है। तो ये मॉडल की लड़ाई जो लड़नी जरूरी है कि डेमोक्रेसी का फायदा है क्या, वोटर्स, व्हाई शुड द वोटर्स कम आउट एंड वोट, अगर सब लोग अल्टीमेटली जाकर थ्रू वेरियस मीन्स एंड मेथड्स भारतीय जनता पार्टी में ही जा बैठते हैं। ये जो एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से अयोग्यता की बात है, लेकिन उन्होंने आदित्य ठाकरे के उनको अयोग्य की सूची में नहीं डाला जो याचिका दी है। क्या इससे माना जाए कि वो एक संदेश देना चाहते हैं महाराष्ट्र की जनता को या शिवसेना के फॉलोअर्स को कि देखिए हम आदित्य ठाकरे पर आंच नहीं आने देंगे, लेकिन बाकी पर हम चाहते हैं कि कार्रवाई हो? बाकी भी जो सारे हैं सब शिव सैनिक हैं, वो इतने ही पार्टी के लिए महत्वपूर्ण हैं जितने आदित्य जी ठाकरे हैं। आदित्य जी ठाकरे ने खुद ने कहा मुझ पे ये स्पेशल ध्यान देने की जरूरत नहीं है, मैं उन सारे एमएलएस के साथ खड़ा हूं जिनके लिए आपने डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस दिया है। ये तो वो अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, जहां पे वो देश की आंखों में ये धूल झोंकना चाहते हैं कि ये लोग सही शिवसेना है। पर मैं फिर से कहूं, सही शिवसेना वही है जो बाला साहेब ठाकरे जी की बनाई हुई शिवसेना है, जो शिवसेना भवन और मातोश्री से चलती है, जिसके पार्टी पक्ष प्रमुख उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी हैं, और जिन्होंने भी उसके खिलाफ बगावत की है वो शिवसैनिक नहीं है, क्योंकि हिंदुत्व भी नहीं कहता है कि आप विश्वासघात कर सरकार बनाए, या विश्वास आप पे जताया हो, जनता ने जताया हो, उनके साथ भी आप विश्वासघात करें। लेकिन प्रियंका, आप देखिए ना, अब ये चीजें बदल गई हैं। एक गुट जाके सरकार बना लेता है, एक सांसद चिट्ठी लिखते हैं उद्धव ठाकरे को कि आपको द्रौपदी मुर्मू को समर्थन करना चाहिए। ये कभी शिवसेना में पहले होता ही नहीं था। तो ये एक चुनौती है उद्धव ठाकरे के लिए। उस लिहाज से आपका क्या आंकलन, क्योंकि आप राजनीति में हैं काफी समय से, आप किस तरह से देखेंगे? आप बहुत घनिष्ठ भी हैं उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे परिवार से, कैसे आंकलन करेंगे परिस्थिति का? मैं बस यही कहूंगी यहाँ पर कि जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि शिवसेना के दौर में ये पहली बार बगावत नहीं हुई है, 4 बार हो चुकी है, और इतनी ऐसे लोगों से हुई है। कभी एक परिवार के सदस्य राज ठाकरे जी हों, एक थे जिनको पूरा मुख्यमंत्री बतौर बनाया हो नारायण राणे जी, उनकी तरफ से हो, तो ये बगावत हुई है। हाँ, ये जरूर है कि ये एक नई तरीके की बगावत हम देख रहे हैं, जहां पे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई, आईटी पैसे का हवाला देते हुए, जहां एनफोर्स डेमोक्रेसी मॉडल चल रहा है, जहां केंद्र सरकार सारी सेंट्रल एजेंसीज को घुटनों पे टेक कर उनसे काम करा रही हो, ये एक नया मॉडल निकला है। और ये नया मॉडल हो सकता है शिवसेना भी फेस कर रही होगी। धीरे धीरे करके हम देखेंगे सारे देश में इसको फैलाया जाएगा। अभी गोवा में आप देख लीजिए, गोवा में ही 5 विधायक, इनकी सरकार बनी हुई है, फिर भी 5-6 विधायक को कांग्रेस पार्टी से खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो इन्फोर्स डेमोक्रेसी मॉडल है, उसकी लड़ाई हम लड़ेंगे, और शिवसेना कभी कतराई नहीं है, आने वाले समय में भी हम कतराएंगे नहीं। प्रियंका, आप हमारे साथ जुड़ी और आपने बातें अपनी रखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने गोवा का जिक्र किया है, तो गोवा की खबर में दिखाऊंगी देश की बात में। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। उधर महाराष्ट्र के बाद अगला राजनीतिक संकट गोवा में भी बना। कांग्रेस विधायक दल फिलहाल बड़ी टूट से बच गया है, ऐसा दावा है कांग्रेस का। वहां पर तेजी से कार्रवाई एक्शन में आते हुए गोवा कांग्रेस ने माइकल लोबो और दिगंबर कामत को अयोग्य करार देने की याचिका दे दी है। इसके लिए गोवा विधानसभा स्पीकर को याचिका दी, और इससे पहले आपको बता दें कि माइकल लोबो को विधानसभा में विपक्ष के नेता पद से हटा दिया गया। गोवा में कांग्रेस विपक्ष में है, आपको बता दें, और उसके पास 11 विधायक हैं, 40 की यहां पर
पूरे विधानसभा है। और ये जानकारी आई थी कल जिस तरह से 2 दिन से कि कांग्रेस के 5 विधायक गोवा के जो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत से जाकर उनकी मुलाकात हुई है और इसके बाद कांग्रेस आलाकमान एक्शन में आया है। तो हम आपको बता दें कि हमारी कुछ देर पहले एनडीटीवी की हमने जो गोवा के कांग्रेस अध्यक्ष हैं अमित पाटकर से बात की थी। उन्होंने कहा कि वहां पर संकट टल गया है। आइए सुनते हैं बातचीत का एक अंश। बहुत दुखद होगा इस समय जो जिसमें कांग्रेस जिस हालात से जूझ रही है। कितने विधायक आपके साथ हैं, कितने नहीं है, दर्शकों को बताइए। नमस्कार। पहले तो आज जो पूरे देश में जो माहौल है और जो पिछले 2 हफ्ते के पहले जो भाजपा ने जो महाराष्ट्र में किया वो सेम चीज वो वापस गोवा में करना चाह रहे थे। देयर वाज एन डेलिबरेट अटेम्प्ट कल कि 2/3 मेजॉरिटी हमारे एक्चुअली 11 एमएलएज 2022 के इलेक्शन में चुन के आए थे, तो उनमें से 8 का आंकड़ा बनाने के लिए उनकी पूरी कोशिश थी। तो अगर इसमें गहराई में जाएंगे तो आज बीजेपी जो है उनको ओपोजिशन नहीं चाहिए एंड दे आर समवेयर ओपोजिशन की आवाज दबाने में वो उनको खत्म कर रहे हैं। मतलब पैसे ऑफर करते हैं, उनपे मैन पावर का प्रेशर रहता है, ईडी सीबीआई। तो ये उनका जो कल अटेम्प्ट था वो हमने उनका फेल कर दिया अटेम्प्ट। तो उसके चक्कर में कल जब हमारी सीएलपी मीटिंग हुई और हमारा एआईसीसी से जब हमने बात करके अप्रूवल लिया, सो वी केम टू अ कंक्लूजन कि जो हमारे 2 सीनियर लीडर थे जिसमें जो इसमें शामिल थे, ये पूरी भाजपा के साथ मिलके जो साजिश थी, तो उनके ऊपर हमने सख्त कार्रवाई की है। जो आपने याचिका दी है स्पीकर सर के सामने वहां पर दिगंबर कामत और माइकल लोबो पर, आपको लगता है कि उनकी अयोग्य उनको करार दिया जाए? किस तरह से आप इसे होता हुआ देख रहे हैं? क्या कुछ कानूनी अड़चनें सामने आ सकती हैं? जी देखिए, कानून में जो मतलब एज पर लॉ जो भी है हम उसको पूरा ध्यान में रखते हुए सब कर रहे हैं। बट मैं एक ही बोलना चाहूंगा कि इसके ऊपर एंटी डिफेक्शन जो लॉ है इसके ऊपर कुछ तो फर्म आना चाहिए, क्योंकि ये हर बार जो ये बीजेपी का जो टैक्टिक्स है, अगर आप पूरे देश में देखोगे, आप कर्नाटका में देखो, आप मध्य प्रदेश में देखो, 2017 में जो ये भाजपा ने गोवा में जो किया था मिडनाइट, 10 कांग्रेस के एमएलए को खरीद लिया, डिफेक्शन कर दिया। सो दिस समवेयर हैज टू स्टॉप, बिकॉज कहीं तो ये लोगों का जो विश्वास होता है, लोग विश्वास करके आपको वोट करते हैं और उनका लोगों का विश्वास तोड़ना मुझे लगता है ये सही नहीं है। तो ये कहीं तो बंद होना चाहिए। एंड आई एम हैप्पी कि कल हमने पूरी कोशिश करके जो ये भाजपा ने जो पूरा षड्यंत्र रचा था हमारे एमएलए को उठा के लेके जाने के लिए, वो हमने उनका मतलब सफल होने नहीं दिया। इनफैक्ट उन्होंने एक चार्टर, मतलब मैं और रिकॉर्ड बोलना चाहता हूँ, एक चार्टर्ड प्लेन भी रखे उन्होंने यहाँ पे खड़ा किया था गोवा हवाई अड्डे पर। अच्छा, ये तो बहुत अहम दिलचस्प बात आप बता रहे कि एक चार्टर प्लेन भी था। लेकिन गोवा विधानसभा का सत्र शुरू ही हुआ है, कल ही शायद शुरू हुआ है। आगे आप किस तरह से राह देख रहे हैं? जी नहीं, आज देखिए, ये पिछले 10 साल में जो भाजपा ने पूरे अपने जो नाकामियां मतलब फेलियर्स जो हैं वो उनको पता है। और भाजपा का एक यूएसपी है कि अगर आप लोगों को कन्विंस नहीं कर पाओ तो उनको कंफ्यूज कर दो। तो यही उनकी टैक्टिक्स है। और इस बार हमारे सारे विधायकों ने उनके जो प्रश्न डाले थे उनके लिए, वो दे हैव नो आंसर्स उन प्रश्नों के लिए। तो उन्होंने जो सेशन था, जो लॉन्ग सेशन ऑफ 25 डेज था, वो उन्होंने एक्सक्यूज देके 10 दिन कर दिया, बिकॉज उनके पास वो सवालों के जवाब देने के लिए उनके पास जवाब नहीं है वो सवालों के। तो यहाँ पे उन्होंने अटेम्प्ट किया कि असेंबली चालू होने से पहले ही हम इन लोगों को तोड़ देंगे, जो अपोजिशन पार्टी है उनको तोड़ देंगे। ये उनका पूरा मकसद था जो पूरा खराब हो गया। देश की बात में बात अब दूषित पानी की। दूषित पानी की वजह से सोनभद्र के दक्षिणांचल इलाके की बड़ी आबादी का बचपन विकलांग हो रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री हर व्यक्ति तक साफ पानी पहुंचाने के लिए घर घर नल योजना लागू कर रहे हैं, लेकिन ये योजना उन्हीं के संसदीय क्षेत्र से 150 किलोमीटर दूर सोनभद्र के दक्षिणांचल इलाके में साफ पानी पहुंचने के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। आपको बता दें, करीब 1000 स्कूल हैं जिनके बच्चे दूषित पानी पी रहे हैं। देखिए अजय सिंह की खास रिपोर्ट। सोनभद्र के कोन ब्लॉक के नेवरा डामर सरकारी स्कूल में कक्षा 7 के पढ़ने वाले 12 साल के रंजीत
1.5 किलोमीटर दूर से आते हैं। स्कूल में जिस हैंडपंप का पानी पीते हैं उसके पानी में फ्लोराइड की मात्रा 5 गुना से भी अधिक है। इससे रंजीत के दांत खराब हो रहे हैं। पानी खराब होने की जानकारी सबको है, फिर भी लोग जहरीला पानी पीने को विवश हैं। स्कूल में पानी कहाँ का पीते हैं आप लोग? हैंडपंप का। तो बेटा हैंडपंप का पानी तो ठीक नहीं है। जानते हैं, तो फिर क्यों पीते हैं? मजबूरी में पीते हैं। तो इसके पीने से कुछ नुकसान भी होता है? जी, क्या नुकसान होता है? दांत खराब हो जाता है। तो आपका दांत खराब हो गया है क्या? जी। दिखाइए जाकर। सर ये हम लोगों की यहाँ मजबूरी है, क्योंकि यहाँ पे साल भर में 2-3 बार टीमें जिले से, एक बार तो बॉम्बे से टीम आई थी और वो जांच किए हैं और वो खुद बता के गए हैं ये पानी बिल्कुल मत पीजिएगा, एकदम ये 100% जहर है। लेकिन हम लोगों की सर मजबूरी पड़ जाती है, करेंगे क्या? टीमें आई, जांच किया, देखा, बोले ठीक है जल्दी से यहाँ किट लगेगा और फिल्टर लगेगा, ये होगा, लेकिन आज तक जमीनी स्तर पर कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ जिससे हम लोगों को कुछ यहाँ लाभ बच्चों को मिले। बच्चों का मजबूरी है कि अब कोई उपाय नहीं है उसका। सोनभद्र जिले की 635 ग्राम पंचायतों में 3000 से अधिक गांव हैं। इनमें बेसिक शिक्षा परिषद के 2061 प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, जिसमें 2,65,000 के करीब बच्चे पढ़ते हैं। फ्लोराइड के असर वाले 269 गांव हैं। इन गांव के विद्यालयों में बच्चे जहरीला पानी पी रहे हैं। जल निगम ने ऐसे ही 30 गांव के सरकारी विद्यालयों के हैंडपंप से पानी के नमूने लिए तो सभी विद्यालयों में हैंडपंप के पानी में फ्लोराइड की मात्रा मानक से कई गुना अधिक मिली। तो दीप, बभनी और म्योपुर 4 ब्लॉकों में विशेषतः पर फ्लोराइड की समस्याएं रहती हैं। खासकर जो पहले से यहाँ पर रिपोर्टें रही हैं, चाहे आपके मीडिया के माध्यम से भी बताए गए हैं, करीब 200 के प्लस गाँव जो है फ्लोराइड। यहाँ पे जितने भी विद्यालय हो सभी इसी से दूषित पेयजल होगा। लगभग उन गाँव के सभी विद्यालयों को चेक कराना ही पड़ेगा। रिपोर्ट्स आ रही हैं, चेक कराई जा रही है। 30 की मेरे पास रिपोर्ट है, आने वाले समय में और रिपोर्टें आ जाएंगी, तभी उसमें पूरी एग्जैक्ट डाटा बताया जा सकता है। परंतु फ्लोराइड के पहले से भी यहाँ पर रहा है, लोगों के हड्डियाँ वगैरह, बच्चों के दांत वगैरह की समस्याएं पहले भी रही हैं, तो चेक जैसी रिपोर्ट आती है सुबह चले। जी देखिए, फ्लोराइड युक्त पानी पीने से उनके दांतों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और इसे डेंटल फ्लोरोसिस कहते हैं। जो WHO का गाइडलाइन है उसके अनुसार 1.5 मिलीग्राम पर लीटर के हिसाब से मैक्सिमम अमाउंट होता है, ये एडल्ट के लिए होता है। और जो ICMR गाइडलाइन है वो हमें कहता है कि 1 मिलीग्राम पर लीटर के हिसाब से मैक्सिमम परमिसिबल अमाउंट है। लेकिन जब बच्चे जो होता है फ्लोराइड युक्त पानी यूज ज़्यादा करते हैं तो उनमें डेंटल फ्लोरोसिस की प्रॉब्लम होती है। ऐसा नहीं कि सरकार को इस बारे में जानकारी नहीं। NGT के आदेश के बाद हैंडपंपों के पानी में फ्लोराइड की मात्रा कम करने के तमाम सरकारी प्रयास हुए। हैंडपंपों में किट लगाने से लेकर फिल्टर किया पानी इन इलाकों में पहुंचाने की योजना बनी, लेकिन कुछ को छोड़कर सभी बेकार पड़ी हुई है। सबसे खराब हालात सरकारी स्कूलों की है, फिर भी बेसिक शिक्षा अधिकारी इसे हल्के में लेते हुए फ्लोराइड के भौगोलिक स्थिति को दोषी मानते हैं। सारे स्कूलों पर हम पेयजल उपलब्ध करा रहे हैं और जो हमारे नीचे के 4 ब्लॉक हैं जिसमें चौपन का हिस्सा लगता है, दुद्धी, बभनी और म्योरपुर, उधर कतिपय स्थल ऐसे हैं जहां पर फ्लोराइड की मात्रा है। इसके लिए जो एक इंस्ट्रक्शन पहले से ही शासनादेश जारी है कि वहां पर जो जांच है वो निःशुल्क कराई जाए। ट्रीटमेंट प्लांट है लगाने का, उसका बजट किसी भी जनपद को आवंटित नहीं होता है। इसके लिए भी मैंने स्पेशली जो जल निगम है उससे अनुरोध किया है कि कृपा करके जहां पर फ्लोराइड की मात्रा ऐसी जो कि हानिकारक स्तर से ऊपर है, तो ग्रामीण जो हैं ग्रामों में भी ये लगने वाले हैं, तो बच्चों को भी हमारे शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो जाएगा। सोनभद्र के तकरीबन 269 गांव के लोगों की उम्मीदें आज़ादी के 70 साल बाद भी जब पूरी नहीं हुई तो 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिकी हुई थी, लेकिन उसके भी तकरीबन 8 साल गुजर गए और उम्मीद पूरी नहीं हुई। लिहाजा अब सारी उम्मीदें प्रधानमंत्री के हर घर नल योजना पर टिकी है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से यहाँ पर तमाम कोशिशें अब तक नाकाम हुई है, उसमें ये योजना कैसे और कब तक कामयाब होगी, ये देखने वाली बात होगी। सोनभद्र से प्रभात के साथ वाराणसी से अजय सिंह, NDTV इंडिया। और देश की बात में आगे है, अमरनाथ यात्रा हादसे में रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिटी टैग का क्या हुआ?
बताएंगे। देश की बात में खबर उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई। ऑल्ट न्यूज के सह संपादक मोहम्मद जुबैर को लखीमपुर खीरी केस में कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। लखीमपुर कोर्ट ने पुलिस को जुबैर की कस्टडी देने से इनकार किया। जुबैर को अभी सीतापुर जेल में ही रहना होगा। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला। लखीमपुर केस में जुबैर को कह सकते हैं थोड़ी राहत भी मिली है, लेकिन मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। लखीमपुर पुलिस ने एक मामला दर्ज किया था पिछले साल सितंबर में जुबैर के खिलाफ, और उन पर धारा 153A के तहत ये मामला दर्ज किया गया था, जो कि विभिन्न धर्मों में वैमनस्य पैदा करने की धारा है। हम सब जानते हैं कि जुबैर को सबसे पहले दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। 2018 के एक मामले में एक ट्वीट को लेकर उनको गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद फिर सीतापुर पुलिस ने गिरफ्तार किया। सीतापुर पुलिस ने, आपको याद होगा, इसी साल अप्रैल में बजरंग मुनि नाम का एक कथित संत है जिसने मुस्लिम महिलाओं को सरेआम बलात्कार करने की धमकी दी थी। उसको लेकर के जुबैर ने ट्वीट किया और उस बजरंग मुनि को हेट मॉन्गर लिखा। उस पर यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिस पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने 5 दिन की बेल दे दी थी जुबैर को। ऐसा लगा कि जुबैर अब दिल्ली में आएंगे और फिर दिल्ली वाले मामले में बेल मिलेगी उन्हें, तो वो जेल से बाहर निकलेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। शनिवार को कोर्ट से समन किया लखीमपुर पुलिस ने जुबैर को, एक जो मामला पिछले साल सितंबर में दर्ज किया था जुबैर के खिलाफ। इसमें जुबैर ने एक प्राइवेट न्यूज़ चैनल की खबर को लेकर ट्वीट किया था, जिसके बाद उसी प्राइवेट न्यूज़ चैनल के एक रिपोर्टर ने लखीमपुर में जुबैर के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराई थी। आज 10 बजे लखीमपुर कोर्ट में जुबैर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। लखीमपुर पुलिस ने जुबैर की कस्टडी मांगी। कोर्ट में कहा कि वो जुबैर से पूछताछ करना चाहते हैं। जुबैर ने जानबूझकर ये ट्वीट किया जिससे धार्मिक भावनाएं बढ़ गए। जुबैर के वकीलों ने आज ही लखीमपुर मामले में जुबैर की बेल एप्लीकेशन भी मूव की है, जिसमें 13 तारीख को सुनवाई होगी, यानी परसों सुनवाई होगी, लेकिन तब तक जुबैर को सीतापुर जेल में रहना होगा। अब बहुत सारे तकनीकी पक्ष हैं इस पूरे केस में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सीतापुर वाले केस में जुबैर को बेल दी थी। अब वो अंतरिम जमानत 5 दिन के लिए दी गई थी। वो अंतरिम जमानत की मियाद कल ख़त्म हो रही है, मंगलवार है, और कल सुप्रीम कोर्ट की रेगुलर बेंच इस केस को वापस सुनेगी। फिर कॉलिन गोंजाल्विस अपीयर होंगे जुबैर की तरफ से। और अब सारी निगाहें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हैं कि कल जब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा तो सीतापुर मामले में रेगुलर बेल जुबैर को मिलेगी या नहीं मिलेगी। लखीमपुर मामले की भी बात कोर्ट में की जाएगी, क्योंकि जुबैर की तरफ से अपीयर कॉलिन गोंजाल्विस ने ये लिखा था कि जुबैर की जान को खतरा है, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द अपने घर भेज दिया जाए। लखीमपुर में सहयोगी प्रतीप के साथ दिल्ली में सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और अब खबर अमरनाथ हादसे से जुड़ी हुई। अमरनाथ गुफा के करीब शुक्रवार शाम को हुए हादसे के बाद 3 दिन रुकी अमरनाथ यात्रा आज फिर से शुरू हो गई है। हालांकि अभी ये यात्रा सिर्फ पहलगाम से ही शुरू हो रही है। बालटाल का रास्ता साफ करने का काम अभी चल ही रहा है। चिंता यह है कि 40 लोग अब भी लापता हैं। सवाल उठ रहे हैं कि इस बार प्रचारित किए गए RFID यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिटी टैग खोजने में क्यों कारगर साबित नहीं हो रहे। 3 दिन निलंबित रहने के बाद अमरनाथ यात्रा सोमवार से फिर शुरू हुई। चंदनबाड़ी से करीब 7,000 श्रद्धालु पवित्र शिवलिंग के दर्शनों के लिए निकले। इस साल अमरनाथ यात्रा इस मायने में थोड़ी अलग रही कि पहचान और लोकेशन पता रखने के लिए हर यात्री को RFID दिए गए। लेकिन शुक्रवार के हादसे से साफ हुआ कि RFID उन यात्रियों का पता नहीं लगा सकी जो हादसे के बाद लापता हो गए। सुरक्षा बलों को उनकी लोकेशन मिली ही नहीं।
सुरक्षा इंतजाम में लगे अधिकारियों ने इसकी वजह बताई। उनके मुताबिक RFID के रीडर्स बहुत कम जगह लगाए गए और जो RFID रीडर्स सीमा से बाहर हैं, उनका पता नहीं लगाया जा सकता। इसके अलावा RFID का डेटा भी ऑटोमेटेड नहीं है। हादसे वाले दिन करीब 26,000 यात्री बालटाल और पहलगाम से चले थे। शाम 4 बजे तक करीब 8,000 यात्री दर्शन कर चुके थे। अभी तक यात्रियों को फोन कर ये डेटा अपडेट ही किया जा रहा है कि उस दिन कितने लोग वापस लौट आए। RFID यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिटी टैग केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी अमरनाथ यात्रा में जा रहे दर्शनार्थियों को देने का फैसला सुरक्षा के मद्देनजर लिया था, लेकिन अब वहां पर जो ऑफिसर्स तैनात हैं ग्राउंड पे, उनका ये कहना है कि जो RFID इस तरह के थे, उन्हें अगर किसी ने उतार कर अपनी जेब में या फिर पर्स में रख लिया हो तो ऐसे में उन व्यक्तियों की लोकेशन ढूंढ पाना असंभव है। साथ में अगर जो बादल फटा था उसके बाद कोई डूब गया या फिर कोई मलबे के नीचे फंस गया तो ऐसे में भी RFID जो है वो अपनी लोकेशन ट्रांसमिट नहीं करता है। इस बीच सेना ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार और अन्य उपकरणों के जरिए ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि मलबे के नीचे कितने लोग दबे हुए हैं। अगर कोई दबा भी होगा तो उसके बचे होने की संभावना अब नहीं दिख रही है। दूसरी ओर रास्ता साफ करने के लिए हेवी अर्थ मूवर्स की भी मदद ली जा रही है। गुफा तक जाने वाली सीढ़ियां भी रातों रात तैयार की गईं। सोमवार को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा यात्रा के इंतजामों का जायजा लेने के लिए चंदनबाड़ी पहुंचे। इस सब के बीच एक बड़ा सवाल ये है कि यात्रियों के टेंट और लंगर उसी पहाड़ी नाले के ड्राई रिवर बेड पर क्यों लगाए गए जो अमरनाथ गुफा के ठीक बगल से नीचे उतरता है। ये अपने आप में एक बड़ी लापरवाही है। शुक्रवार को अमरनाथ गुफा के ठीक ऊपर की पहाड़ियों में हुई बारिश सैलाब की शक्ल में उतरी और टेंटों में रुके श्रद्धालुओं पर आफत बनकर टूटी। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने पूछा है कि लंगर और यात्रियों के टेंट अमरनाथ गुफा के इतने नजदीक क्यों लगाए गए, जबकि अभी तक पंचतरनी में ही इसकी इजाजत दी जाती थी। सरकार इसके ऊपर कमीशन बिठाएगी, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, कैसे वहाँ टेंट लगाए गए थे। खतरनाक इलाका है और साफ चीजें लोगों के सामने लाएंगे। आई डोंट थिंक अभी तक वहाँ कभी भी ऐसे टेंट या खाने की जगह लगाई गई थी। ये पहली दफा है। तो जबकि इन लोगों को वो जगहें, पंचतरनी इतना अच्छा इलाका है, वहाँ कोई चीज़ कर नहीं सकती थी। तो सदियों से पंचतरनी चल रहा था। तो मैं समझता हूँ इसको तहकीकात करनी चाहिए। हो सकता है इंसान की गलती हो सकती है। इस साल अब तक 1,10,000 श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा कर चुके हैं। मॉनसून का समय है और अभी काफी यात्रा भी बाकी है। उम्मीद है कि शुक्रवार के हादसे से इंतजाम में लगे प्रशासन ने सबक सीखा होगा। नई दिल्ली से नीता शर्मा, NDTV इंडिया के लिए। और देश के कई राज्यों में पानी का कहर है, भारी बारिश का कहर है, लेकिन गुजरात में हालात बिल्कुल ही अस्त व्यस्त है। दिखाएंगे वहां से रिपोर्ट। तो गुजरात के कई शहरों में मानसून की बारिश ने तबाही मचा दी है। कई शहरों में भारी बारिश की वजह से सड़कों पर सैलाब नजर आ रहे हैं। राज्य का छोटा उदयपुर, डांग, नर्मदा, वलसाड़, नवसारी और पंचमहल सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। 3-4 घंटे की बारिश में सड़कें दरिया बन गई। राज्य में बता दें 61 लोगों की मौत की खबर है, जबकि सैकड़ों मवेशी भी मारे गए हैं। निचले इलाकों में पानी भरने से लोग परेशान हुए। बारिश के बाद राज्य में स्टेट इमरजेंसी सेंटर में लगातार हालात का जायजा लिया जा रहा है। लो लाइंग एरियाज में रहने वाले लोगों को खासी परेशानी हो रही है। सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम तेजी से चल रहा है। तो देख सकते हैं किस तरह से इतने मवेशी एक साथ पानी में बह गए साजो सामान के साथ।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नए संसद भवन की छत पर लगाए गए 9,500 किलो से 6.5 मीटर ऊंचे अशोक स्तंभ का अनावरण किया। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी और शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी मौजूद रहे। हालांकि विपक्ष ने स्पीकर की बजाय प्रधानमंत्री के हाथों अनावरण का सवाल उठाए हैं। और अब ऐसी तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं जिसको देखकर वाकई आप दंग रह जाएंगे। 1, 2, 3, 10, 20, 25 नहीं 27 लोग निकले इस छोटे से ऑटो से। 27 मुसाफिरों को ले जा रहे इस ऑटो पर उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में बिदकी इलाके में पुलिस की नज़र पड़ी। सवारियों को उतारा तो गिनती करते करते पुलिस वाले भी अचंभित रह गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और ये वीडियो उस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। तो परशुराम त्रिपाठी सीओ हैं बिदकी के, आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। जगह जगह पर हमारी पुलिस की ड्यूटी लगी हुई थी। एक 2 सीटर में अत्यधिक संख्या में बैठे और खड़े दिखाई दिए, जिसको पुलिस द्वारा रोका गया, चेक किया गया। उसमें कुल 27 सवारियां थी। सवारियों को हिदायत करके मौके से जाने दिया गया और ऑटो को सीज किया गया है। एमवी एक्ट के तहत 11,500 का जुर्माना भी काटा गया है। और इन्हीं दृश्यों के साथ देश की बात में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।